Accounts of business purchase. Question number 6. Shailaja Limited incorporated on 1st April to purchase the business of Messrs. Vardhaman and Vatsal with an authorized capital of 25,000 equity shares of rupees 10 each. The balance sheet of old firm as on 31st March was as under. Now ये old firm की balance sheet दी हुई है और आगे जो changes हुए हैं वो दिए हुए हैं. The terms of purchase of business were as under. So सबसे पहले हमें यहाँ पर net assets calculate करना होता है और net assets क्या होगा? So net assets is assets minus liabilities. Assets. Now first, goodwill of the firm was to be calculated at twice the average profit of last 3 years. Average profit of last 3 years was 7,500. अब लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का जो गुडविल है वो ट्वाइस होना चाहिए. सो एवरेज प्रॉफिट 7,500 है, उसका ट्वाइस इट मीन्स 15,000 रुपीज गुडविल हो जाएगा. Second, the book value of land and building is 25% less than market value. जो बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू लिखा हुआ है ना, वो मार्केट से 25% कम लिखा हुआ है. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स आर 18,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली. लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स वर टू बी टेकन अप एट मार्केट वैल्यू. नाउ लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक तीनों को मार्केट वैल्यू पे लेना है. सो लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक. और लैंड एंड बिल्डिंग का जो ऊपर वैल्यू दिया हुआ है ना, इनका कहने का मतलब है कि वो 25% लेस लिखा हुआ है मार्केट से. अब पहले देखो कि लैंड एंड बिल्डिंग की हम यहां पर ऐसा करते हैं. सपोज लेते हैं कि सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹100. अगर मार्केट वैल्यू 100 हो तो इन्होंने क्या लिखा है, 25% वैल्यू कम रखी है बुक्स में. तो बुक वैल्यू कितना लिखा है उसका, 75. सो if book value of land and building is 75, then market value is 100. so book value कितना दिया हुआ है land and building का, book value of land and building, if book value of land and building is 1,20,000, then market value how much? अब ये 120 कैसे आया, 150 है, सामने डेप्रिसिएशन है. देखो मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी सिखाई है. ये लोग या तो डेप्रिसिएशन एसेट साइड माइनस करके दिखाएंगे या लाइबिलिटी साइड डेप्रिसिएशन फंड दिखाएंगे. दोनों की मीनिंग सेम होती है. अब देखो सपोज करो ये x + 2 = 7 लिखा हो, तो ये इक्वल्स टू है. अब 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो x = 7 - 2. तो या तो एसेट साइड डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएंगे या फिर लाइबिलिटी साइड उसका फंड दिखाएंगे. तो डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का. डेप्रिसिएशन फंड कितना दिया हुआ है, 30,000. सो 1,50,000 की बिल्डिंग में से अगर 30,000 का फंड आप माइनस कर रहे हो, सो 1,50,000 - 30,000, सो ये हो जाएगा 1,20,000 बुक वैल्यू. तो ये यहाँ पर आएगा. ठीक है. सो इफ बुक वैल्यू 75, मार्केट वैल्यू 100, इफ बुक वैल्यू 120, मार्केट वैल्यू हाउ मच, सो 1,20,000 into 100 डिवाइड बाय 75. सो 1,60,000. तो यहाँ पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000. उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं. इन्वेस्टमेंट 18,000,
इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू 18,000 है एंड स्टॉक की वैल्यू 30,000 है, और ये भी हमें मार्केट वैल्यू पर लेने हैं। सो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक 18,000 एंड 30,000। आगे दिया हुआ है डेटर्स रिक्वायर्ड अ प्रोविजन ऑफ 10% एज बैड डेट्स रिजर्व, अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर टेकन एट बुक वैल्यू। डेटर्स पर 10% प्रोविजन कैलकुलेट करना है, तो डेटर्स देखेंगे हम कितने लिखे हुए हैं। सो डेटर्स ऑलवेज बैलेंस शीट में आफ्टर बैड डेट्स एंड बिफोर बीडीआर वाला वैल्यू लेना। सो यहाँ पर डेटर्स दिए हुए हैं 15,000 और उसमें से 10% माइनस करेंगे 1500, तो 13,500 वैल्यू हो जाएगी डेटर्स की। सो डेटर्स 13,500। अब बाकी के एसेट्स इन्होंने कहे हैं बुक वैल्यू पर ले लेने हैं। अब बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं क्या क्या रहा। गुडविल की न्यू वैल्यू आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, मशीनरी। मशीन को बुक वैल्यू पर ले लेना है। कितना वैल्यू होगा मशीन का? 60,000। हाँ, 75,000 बुक में वैल्यू दी हुई है, सामने डेप्रिसिएशन भी तो दिया हुआ है। 75 न्यू मशीन की वैल्यू है, तो जो कोई भी हमसे मशीन परचेज करेगा उसका डेप्रिसिएशन तो माइनस करेगा ना। सो डेप्रिसिएशन फंड माइनस करेंगे 75,000 माइनस 15,000। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, 75 माइनस 15,000 डेप, ताकि आपको एग्जाम के दिन पता चले कि यहाँ पर ये 15,000 डेप्रिसिएशन के माइनस किए हुए। स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, डेटर्स हो गए, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक बैलेंस 6,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ये लॉस है, एसेट साइड लिखा हुआ है, ये लास्ट ईयर का लॉस है। न्यू कंपनी कभी भी लॉस नहीं लेगी, न्यू कंपनी सिर्फ एसेट्स लेगी। ये हो गए एसेट्स। अब इन एसेट्स में से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में लिखा हुआ है अ क्लेम ऑफ ₹500 इज एक्सेप्टेड बाय द फर्म अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड विच विल बी पेड बाय द कंपनी इन फ्यूचर। अब एक वर्कर काम कर रहा था, काम करते उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने कंपनी के ऊपर क्लेम किया है कि उसे 500 रुपीज़ मिलने चाहिए। ये 500 रुपीज़ न्यू कंपनी को फ्यूचर में देने पड़ेंगे। तो न्यू कंपनी इट मीन्स ये लाइबिलिटी ले रही है। नेक्स्ट, बाकी की लाइबिलिटीज चेक कर लेते हैं। सो कैपिटल एंड रिजर्व्स तो लेते नहीं है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के सामने क्लेम आ गया। दूसरी लाइबिलिटीज में एक है डिपॉजिट एंड क्रेडिटर्स। सो यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 24,000। सो एसेट्स का नाउ टोटल करो, माइनस लाइबिलिटीज करो, एसेट्स का टोटल आया है 302500, माइनस करेंगे लाइबिलिटीज 24,500, 2,78,000 हो गए नेट एसेट्स। सो नेट एसेट्स का वैल्यू हुआ 2,78,000। अब इसके सामने जो न्यू कंपनी है वो पेमेंट्स देगी।
परचेज कंसीडरेशन जैसे कहेंगे। सो ये नेट एसेट्स आ गए हमारे। नेट एसेट्स के बाद सेकंड स्टेप होगा पेमेंट्स के लिए। अब ये तो डिसाइड हो गया कि ये न्यू कंपनी कितने में ले रही है बिजनेस। अब इस बिजनेस के सामने न्यू कंपनी पेमेंट में क्या क्या दे रही है तो वो देखेंगे। Purchase consideration will be discharged as follows. Shailja Company 15% debentures to be issued to the public deposit holders of the firm in such a manner that public deposit holders of the firm do not sustain any interest loss in future. जो शैलजा कंपनी के डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट्स हैं उन्हें इतने डिबेंचर्स दिए जाएंगे ताकि उन्हें फ्यूचर में इंटरेस्ट लॉस ना हो। लेकिन ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ना ये 12% के हैं और जो इनको डिबेंचर्स दिए जाएंगे वो 15% के दिए जाएंगे। अब ये न्यू पॉइंट है आपके लिए, ध्यान से समझना इस पॉइंट को इधर। पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स कितने हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स कितनी है? 30,000 और 12%। सो नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि उनको इंटरेस्ट कितना मिलता होगा। सो आई इंटरेस्ट का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप सीख कर आए हो, ठीक है। अब इनको इंटरेस्ट कितना मिलता होगा? सो पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स हैं कितने? 30,000 के। सो 30,000 इंटू 12%, इट मीन्स 12 अपॉन 100 फॉर 1 ईयर। सो 30,000 का 12%, 3600 इंटरेस्ट मिलता होगा। अब ये जो नई कंपनी है ना ये उनको पब्लिक डिपॉजिट्स के सामने डिबेंचर्स दे रही है, लेकिन डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 15% होगा। बट कंडीशन है कि उन्हें 3600 ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो फिर से I इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। अब इंटरेस्ट 3600 मिलना चाहिए। P हमें पता नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट 15% हो गया है अब इंटू 1 ईयर। अब हमें क्या करना है? 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 15 के साथ तो हमें P मिल जाएगा। तो P का वैल्यू क्या आया? 24,000। अब इसे ध्यान से समझना आप इस पॉइंट को फिर से। सपोज करो आप कहीं 24,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करो, 24,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 15% इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 24,000 पर 15% 3600 मिलेगा। या फिर आपने कहीं पर 30,000 इन्वेस्ट किया है और 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। सो 30,000 का 12% कितना होगा? 3600। सो इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। सो जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ना उनको कंपनी ने क्या कहा कि आप हमें अपनी डिपॉजिट्स वापस दे दो 30,000, हम उसके सामने आपको 25,000 के डिबेंचर्स दे रहे हैं। बट यहाँ कंडीशन है कि आपको इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। जो पहले आपको इंटरेस्ट मिलता था आज भी आपको उतना ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया? परसेंटेज बढ़ा दिया। पहले 12% था, अब 15% कर दिया। सो इंटरेस्ट बढ़ा दिया इसलिए वैल्यू कम हो गई। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 15% डिबेंचर्स दे रही है। कितने के? 24,000 के। 24,000 का डिबेंचर पेमेंट कर रही है न्यू कंपनी सीधा होल्डर्स को। देन आगे दिया हुआ है शैलजा कंपनी 13,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹16। अब एक तो डिबेंचर्स दे दिए, अब उसके बाद इक्विटी शेयर्स दे रही है। कितने? 13,500 इंटू 10, 1,35,000 का इक्विटी शेयर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। हर एक शेयर 10 रुपीज़ का है लेकिन इनको 16 में दे रहे हैं। सो 13,500 इंटू 6,
81,000 81,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 1,35,000 के इक्विटी शेयर्स एंड द बैलेंस अमाउंट इन कैश। बाकी का जो भी बचा वो कैश में दे देंगे। सो कैश कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, हमें कैश चेक करना है कितना होगा। सो इनका नेट एसेट्स इन्हें कितना आया था 2,78,000। अब 2,78,000 टोटल पेमेंट करना है जिसे हम पीसी कहेंगे, परचेज कंसिडरेशन। सो 2,78,000 में से ये तीनों अमाउंट्स माइनस कर दो, $38,000 डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। सो 38,000 का अमाउंट कैश में पे करेंगे। सो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, हमारा नेट एसेट्स हो गया, हमारी पेमेंट्स हो गए, कुछ वर्किंग्स हो गए। अब इसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे। सो जर्नल एंट्रीज का एक फॉर्मेट बनाओगे जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है एंड देन बैलेंस शीट बनाना है। चलो नाउ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। जर्नल एंट्रीज करेंगे और जर्नल एंट्रीज तो अब आपको आनी चाहिए, इतने चैप्टर्स में हमने कर दी है। सो जर्नल एंट्री में फर्स्ट जर्नल एंट्री करोगे आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट्स में। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी न्यू कंपनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। ऊपर से हेडिंग देना, हेडिंग कभी भी मत भूलना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शैलजा लिमिटेड। सो ये जर्नल एंट्री कर रही है न्यू कंपनी, एसेट्स लिए हैं तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 160, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 18,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 13,500, मशीन्स अकाउंट डेबिट 60,000, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। अब लाइबिलिटीज टू आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट 500, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 24,000 एंड टू वेंडर कंपनी अकाउंट। सो टू वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी कौन है, वत्सल एंड वर्धमान। सो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ V&V, आप पूरा लिखोगे वत्सल एंड वर्धमान अकाउंट। और कितने में लिया था ये पूरा का पूरा बिजनेस, सो दैट इज 2,78,000 में। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर कंपनी अकाउंट। वेंडर कंपनी इज वत्सल एंड वर्धमान। नाउ फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री करेंगे पेमेंट के लिए। अब ये जो न्यू कंपनी है ये इस ओल्ड फर्म को पेमेंट कर रही है। सो पेमेंट के लिए जर्नल एंट्री
पेमेंट के लिए जर्नल एंट्री वत्सल एंड वर्धमान अकाउंट डेबिट 2,78,000 to 15% debentures account to equity share capital account to security premium account and to cash account। ये होगी सेकंड जर्नल एंट्री जो होगी इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। ये न्यू कंपनी पेमेंट कर रही है ओल्ड कंपनी को। अब जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं उनमें मैं लास्ट एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं जिसमें दिया हुआ है फर्म्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹1200 वॉज बोर्न बाय द कंपनी। फर्म के डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर न्यू कंपनी पे कर रही है तो न्यू कंपनी उसे गुडविल कंसिडर करती है, तो न्यू कंपनी एंट्री करेगी गुडविल अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200। ये न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किए हैं ओल्ड फर्म के। अब आगे दिया हुआ है The company issued 7,500 equity shares each of ₹10 for public at 20% premium for which full amount was received. Preliminary expense of the company amounted to 1,800। अब कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उसकी पहले एक एंट्री कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट $1,800 to cash account 1,800। और कंपनी ने 7,500 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं। सो इक्विटी शेयर्स का पैसा या तो कैश में आया होगा या बैंक में आया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपीज़ का शेयर और 20% प्रीमियम है उसके ऊपर। सो 10 रुपीज़ का 20% होता है 2 रुपीज़। सो कितने में इश्यू किया है? 12 रुपीज़ में। सो 7,500 इंटू 12 90,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 15,000। अब ये जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। सो न्यू कंपनी का हमें बैलेंस शीट बनाना है। आज मैं आपको दोनों ही बैलेंस शीट बनवाऊंगा, टी शेप भी बनवाऊंगा और वर्टिकल भी बनवाऊंगा। तो पहले मैं आपको टी शेप सिखा देता हूं। ऊपर हेडिंग दो, बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ शैलजा लिमिटेड एज ऑन
फिर जो आपके बुक में ईयर दिया हुआ है वो लिखोगे आप, क्योंकि अगर बुक अलग अलग होगा, एडिशन अलग अलग होगी तो आपके ईयर्स चेंज होंगे। डेट से सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसेट्स, लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट ऑफ शैलजा लिमिटेड एज ऑन। फिर मैं डेट डैश कर रहा हूँ, आपके बुक की डेट आप लिख दो। लाइबिलिटी साइड सबसे पहला ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो गवर्नमेंट ने इन्हें कितने शेयर्स की परमिशन दी थी, कितना ऑथोराइज्ड किया था। सो जहाँ पर सम स्टार्ट हो रहा है वहाँ देखो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो यहाँ पर लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट मीन्स 2,50,000। और इसका टोटल नहीं करते, इसके नीचे डबल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये बैलेंस शीट के टोटल में कभी भी नहीं आएगा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद आएगा इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल में अब देखो, फर्स्ट इन्होंने जब न्यू कंपनी परचेज किया था, ओल्ड कंपनी परचेज किया था, तो उनको परचेज कंसीडरेशन में पेमेंट में शेयर्स दिए थे। कितने शेयर्स दिए थे? 13,500 शेयर्स दिए थे। सो 13,500 इट मीन्स 1,35,000। और दूसरा न्यू इश्यू किया था, लास्ट एंट्री 7,500 शेयर्स न्यू इश्यू किए थे पब्लिक को। सो 7,500 इंटू 10 75,000। सो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 2,10,000 इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल के बाद आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। ये जो इन्होंने शेयर्स इशू किए हैं ये प्रीमियम के साथ इशू किए थे। अब ये जो पहले वाले शेयर्स थे 13,500, उसका प्रीमियम देखो कितना था, तो उसका प्रीमियम था ₹6 पर शेयर। सो 13,500 इंटू 6, ये आपको पीसी में भी मिल जाएगा, जर्नल एंट्री में भी मिल जाएगा कि 13,500 इंटू 6 81,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने चार्ज किया था। और दूसरा जो 7,500 शेयर्स पब्लिक को दिए थे उस पर ₹2 पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम था। पब्लिक को जो 7,500 लास्ट एंट्री, लास्ट जर्नल एंट्री में देखो, जो पब्लिक को दिए थे उस पर 7,500 इंटू 2 15,000 का प्रीमियम लिया था उनसे। सो ये हो जाएगा टोटल 96,000। उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लोन 15% डिबेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं। 24,000 के डिबेंचर्स दिए थे, ये भी आपको परचेज कंसीडरेशन में मिल जाएगा कि अगर न्यू कंपनी डिबेंचर दे रही है तो ये न्यू कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। एंड लास्ट इज करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटी में आप नेट एसेट्स में देखो कौन कौन सी लाइबिलिटीज ली हैं, तो एक तो आउटस्टैंडिंग क्लेम लिया है सामने वाले का 500, और दूसरा उनके क्रेडिटर्स लिए थे। कितने हैं क्रेडिटर्स?
24,000। ये हो गया टोटल लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड, अब एसेट साइड चेक कर लेते हैं। एसेट साइड क्या क्या लिया है एसेट्स में, इसका टोटल है 3,54,500। अब एसेट साइड सबसे पहले आएगा फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है, तो गुडविल, आपको नेट एसेट्स में मिल जाएंगे सारे, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अब गुडविल देखो नेट एसेट्स में कितना लिखा हुआ है, 15,000 यहां लिखा हुआ है। और न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी के डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किए थे, वो भी हमने गुडविल कंसीडर किया था। सो 15,000 गुडविल नेट एसेट्स में दिया हुआ है, प्लस गुडविल कितना है 1200। सो 15,000 प्लस 1200 16,200। देन नेक्स्ट इज, अब नेट एसेट्स निकाल कर रखो। आप नेट एसेट्स निकाल कर रखोगे तो आपको इजी होगा। नेट एसेट्स में देखते जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000, मशीन्स 60,000। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एसेट्स में लिख देता हूं, फिर यहां पर मैं इन्वेस्टमेंट्स लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट्स एंड देन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बाद लास्ट में आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, चलो एक एक करके नेट एसेट्स पे बताते जाओ। क्या है, गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गए। नाउ इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं 18,000। उसके बाद स्टॉक करंट एसेट्स में आता है, स्टॉक 30,000, डेटर्स 13,500, कैश और बैंक नोट 1। ये कभी भी ओल्ड नहीं लेना होता है क्योंकि इसमें लेन देन हुआ होगा। सो यहां पर एक नोट बना दो कि कैश कितना हुआ है। सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड फॉर्म, कैश रिसीव्ड फ्रॉम फॉर्म से कैश कितना रिसीव्ड किया था, तो एनए में मिल जाएगा 6,000 रिसीव्ड किया था, माइनस अब उसी फॉर्म को पीसी में पेमेंट किया था, कैश पेड इन पीसी 38,000, ये माइनस करेंगे, ठीक है। फिर जर्नल एंट्रीज में आ जाओ। जर्नल एंट्रीज में डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पे किया है एंड न्यू इश्यू किए हैं। तो न्यू इश्यू आया है इनके पास, प्लस करेंगे न्यू इश्यू में कितना पैसा आया था, लास्ट एंट्री न्यू इश्यू किया था बैंक से 90,000, तो ये 90,000 रुपीज प्लस करेंगे, ये 90,000 रुपीज आए हैं, माइनस डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फॉर्म, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ फॉर्म के डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किए न्यू कंपनी ने 1200, और अपने ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ कंपनी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने पे किए 1800। तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पे किए हैं ये फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1800। ओके, सो कैश एंड बैंक बैलेंस का टोटल कितना आया 55,000। तो ये कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे 55,000। अब एसेट साइड टोटल करो,
आ रहा है 3,54,500। ओके, सो करेक्ट है। अब आप ये बैलेंस शीट नोट डाउन कर लो, तो मैं आपको आज वर्टिकल बैलेंस शीट भी करवा देता हूँ। नाउ आज हम वर्टिकल बैलेंस शीट सीखेंगे। और वर्टिकल बैलेंस शीट में यही सब लिखना होता है हमें। ये टी शेप बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज होती हैं, राइट हैंड साइड एसेट्स होते हैं। अब वर्टिकल बैलेंस शीट में यही ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऊपर लाइबिलिटीज होंगी और नीचे एसेट्स लिखेंगे। सो वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनानी है, सेम पॉइंट्स लिखने हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मेट अलग है, अलग वे से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप 12th स्टैंडर्ड में पार्ट 2 में कंपनीज फाइनल अकाउंट सीख कर आए हो, और उस कंपनीज फाइनल अकाउंट में वर्टिकल बैलेंस शीट सीखी है आपने। सो वर्टिकल बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होगा, वो इस टाइप का होता है। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, अमाउंट एंड अमाउंट। सो सबसे पहले ऊपर हेडिंग दी जाती है, जो मेन हेडिंग होती है, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यानी ये हम अपना पूरा लायबिलिटी साइड इधर लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम वही करेंगे जो पूरा करके आए हैं। सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, कितनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल थी, so 25,000 equity shares of rupees 10, 2,50,000। और इसे यहां पर ही डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे, आउटर कॉलम ले ही नहीं जाएंगे क्योंकि टोटल में तो लेना नहीं है हमें। उसके बाद ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद आता है इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल, सो इश्यूड शेयर कैपिटल में सेम आपको जो मैंने डिटेल लिखवाई है, पहले जब न्यू कंपनी से शेयर्स लिए थे, कंपनी ली थी, तो 13,500 इंटू 10 1,35,000 और 7,500 शेयर्स पब्लिक में इशू किए थे इंटू 10 75,000। टोटल अमाउंट आउटर कॉलम 2,10,000। हम वही कर रहे हैं जो उसमें किया है, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं मैं। देन रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम। सो पहले 13,500 इंटू 6 किया था, 81,000, and then 7,500 into 2 15,000, 96,000। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में 15% डिबेंचर्स, एक ही है। सो अगर मैं इनर कॉलम 24 लिखूंगा भी तो इसका टोटल आउटर कॉलम 24 ही लिखना होगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बाद
करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग क्लेम 500, जो भी है ना इनर कॉलम लिखकर फिर उस हेडिंग का टोटल, यानी जैसे करंट लाइबिलिटीज हैं, सो आउटस्टैंडिंग क्लेम है एंड क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं? 24,000। तो ये करंट लाइबिलिटीज का टोटल बाहर जा रहा है 24,500। हो गए। अब हम यहां पर टोटल करेंगे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का 3,54,500। अब ये इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज वाला पोर्शन यहां पूरा हो गया। सो आप जब अपने पेज पर स्टार्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा आधे पेज तक आ जाएगा। ओके, ये है टोटल आपका। अब यहां पर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज जैसे ही पूरा होगा, एक लाइन का गैप देकर आप यहां पर एसेट्स लिखोगे। ओके, एंड देन सेम फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले, ये तो मेन हेडिंग दे दी हमने, अब फिक्स्ड एसेट्स। चलो फिक्स्ड एसेट्स में मुझे जल्दी बताओ क्या क्या है। गुडविल। तो अब आपको क्या करना है, गुडविल का टोटल यहां लिखना है, इनर कॉलम। कितना है गुडविल? 16,200। गुडविल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000। देन मशीनरी 60,000 टोटल। अब इन तीनों का जो टोटल होगा ना, वो हमें आउटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स का टोटल है। 2,36,000। 2,36,200। ओके, फिर आप क्या करोगे, यहां पर इन्वेस्टमेंट लिखोगे। इन्वेस्टमेंट कितना है? 18,000। एंड देन करंट एसेट्स। अब देखो जगह नहीं है यहां पूरा करना है, तो मैं करंट एसेट्स ऐसे हेडिंग दे रहा हूं। अब करंट एसेट्स में आपके पास स्टॉक भी होगा, डेटर्स भी होंगे, कैश भी होगा, तो वो सब आप इनर कॉलम में लिखकर फिर करंट एसेट्स का एक आउटर कॉलम ले लेना। ठीक है। एंड लास्ट में फिक्टिशियस एसेट्स, उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, और देन यहां बैलेंस शीट का टोटल टैली करोगे। मैं फिर से बता रहा हूं, करंट एसेट्स के अंदर आपको सारे करंट एसेट्स लिखने हैं, जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देन आपका ये जो टोटल है सेम 3,54,500 आ जाएगा। सो एग्जाम में अब कैसे पता चले हमें टी शेप बनानी है या वर्टिकल बनानी है, तो आप प्रेफर करना वर्टिकल ही बनाकर आओ एग्जाम में। और दूसरा, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अगर क्वेश्चन में टी शेप दिया हुआ है तो आप आंसर में टी शेप बना देना। क्वेश्चन में आपको वर्टिकल बैलेंस शीट दे देंगे तो आपको आंसर में भी वर्टिकल ही बनानी होगी। ठीक है। सो ये सम कंप्लीट हुआ। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।